I invite Shri Om Birla to come up and occupy the chair. फिर से ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। आपके चेयर है, आप संभालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ओम बिरला को सम्मान के साथ चेयर तक बिठाया। ये भारतीय लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर है, जहां पक्ष विपक्ष तमाम विवादों को भूल एक साथ एक मंच पर लोकतंत्र का जश्न मनाते हैं। The question is, इससे पहले ध्वनि मत से ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर चुना गया। Be chosen as the speaker of this house. Those in favor may say aye. सबसे पहले पीएम मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। इसके बाद सरकार के कई बड़े मंत्रियों ने ओम बिरला के समर्थन में प्रस्ताव रखे। पक्ष से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। सभी नेताओं ने एक सुर में ओम बिरला को अध्यक्ष बनाए जाने का स्वागत किया। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election for the second time that you have been elected. आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। मैं अपनी तरफ से अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। The question is, सभी बड़े नेताओं ने अपनी बात रखी, जिसमें कुछ मिठास थी तो कुछ खटास भी। इससे पहले स्पीकर का सिलेक्शन भी ध्वनि मत से ही हुआ। विपक्ष की तरफ से भी वोटिंग की कोई मांग नहीं हुई। ऐसे में आप सोच रहे होंगे, आखिर विपक्ष की तरफ से के सुरेश को उम्मीदवार क्यों बनाया गया? आखिर क्यों ओम बिरला का सिलेक्शन सर्वसम्मति से नहीं हो पाया? तो इसके पीछे विपक्ष की रणनीति है। इस बार विपक्ष पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है और विपक्ष ये नहीं दिखाना चाहता कि वो सरकार के सामने झुक जाएगा। वहीं सरकार भी ये नहीं जाहिर करना चाहती कि वो पहले से कमजोर हुई है और विपक्ष की हर बात मान लेगी। बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष को इस बात का पहले से अंदाजा था कि उसका जो स्पीकर उम्मीदवार है उसके पास में बहुमत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो चुनावी मैदान में उतरा, ये जाहिर करने के लिए कि विपक्ष की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और विपक्ष एक तरह से संदेश देना चाहता है कि वो हर एक मुद्दे पर सरकार से दो दो हाथ करने को तैयार खड़ा है। सत्ता पक्ष का भी एक सदस्य खड़ा होकर डिवीजन मांग सकता था। तो हमारा जो काम था कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी, डिप्टी स्पीकर का पद जो विपक्ष को जाना चाहिए, भाजपा नहीं दे रही थी, बुलडोज कर रही थी, तो हमने अपना सांकेतिक विरोध दर्ज करा दिया। श्री ओम बिरला जो पक्ष और विपक्ष कुछ देर पहले तक एक सुर से भारतीय लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर पेश कर रहा था, वहां से कुछ देर बाद ऐसी तस्वीर सामने आई। लगातार दूसरी बार स्पीकर बने ओम बिरला का चेयर से ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो ओम बिरला की आने वाली चुनौतियां बता रहा है। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वह बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। वैसे बता दें, स्पीकर की पहली स्पीच में ही पक्ष और विपक्ष में आने वाले तीखे संग्राम की आहट दिख गई। देश में आपातकाल इमरजेंसी, स्पीकर ने इमरजेंसी को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं। 2 मिनट का मौन रखते हैं।
मौन रखवाया। इस दौरान विपक्ष हंगामा करता नजर आया। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही सदन से शुरू हुए इस संग्राम की गूंज बाहर तक सुनाई दी। सरकार में शामिल दलों ने इमरजेंसी पर कांग्रेस को घेरा। ये एक ऐसा काला अध्याय है जो कि इतिहास में दर्ज है और इससे हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और वो तभी आएगी जब इस पे चर्चा होगी। मौजूदा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जब इससे सीख लेगी। आज जब उसके बारे में जब स्पीकर साहब ने जब बातों को रखना शुरू किया, जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है, समझ के परे कि क्या विपक्ष उस दौर का समर्थन कर रहा है, क्या आप इमरजेंसी का क्या आप समर्थन करते हैं? इस तरीके से हंगामा करना कतई जायज नहीं है। देखिए, जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए। भारत देश के ऊपर एकदम थाम दिया था इमरजेंसी, वो एक ब्लैक पीरियड था। अभी हम जब बोलते हैं सुनहरा समय जो भी अभी चल रहा है, वो दैट वाज अ ब्लैक पीरियड और ये आज के दिन हुआ वो, तो इसीलिए स्पीकर साहब ने उस चीज़ के जिक्र किए हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस आग बबूला है और उसके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम उन सभी लोगों 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो संविधान के तहत लगी थी, उस पर खेद भी व्यक्त किया गया। ये निश्चित रूप से आग लगाने का काम हुआ। एक तरफ तो आप अपील करते हो प्रधानमंत्री जी कि किसी तरीके से सब मिलजुल कर सदन को चलाएं और दूसरी तरफ आप इस तरह आग लगाते हो। आग लगाने की आदत से बाज है। पहले दिन आज इस तरीके से जो राजनीतिकरण सरकार द्वारा अध्यक्ष जी के वक्तव्य का करवाया गया है, मैं समझता हूँ इसके निंदा। आप लोगों को सरकार ने अध्यक्ष से करवाया है ये राजनीतिकरण इमरजेंसी के नाम पे। अभी तो नए सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन जिस तरह से दोनों तरफ से तेवर नजर आ रही हैं, वो आने वाले दिनों में बड़े संग्राम का संकेत है। जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ वह बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूँ, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।